दिन था 28 जनवरी 2024। गाजा सिटी के तेल अल हवा नेबरहुड में एक गाड़ी एक पेट्रोल स्टेशन के पास फंसी हुई। उस गाड़ी के अंदर कुछ डेड बॉडीज हैं और दो लड़कियां, एक 15 साल की लयान हमादा और 5 साल की हिंद रजाब जिंदा है। और लयान वहां से 80 किलोमीटर दूर PRCS पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के डिस्पैचर उमार अल काम के साथ कांटेक्ट में है। अब सिचुएशन यहाँ तक कैसे पहुंची इसको जानने के लिए हम जरा उस दिन की शुरुआत में 9:32 पर जाते हैं। उस समय एक इवैक्यूएशन ऑर्डर इशू हुआ इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कि उस जगह को खाली कर दिया जाए। पहले इजराइल पैलेस्टाइन इशू के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। उस इवैक्यूएशन ऑर्डर के इशू होने के बाद हमादा फैमिली वहां से निकलने का डिसाइड करती। तो एक गाड़ी में बशर हमादा, उनकी वाइफ और 4 बच्चे वहां से निकल पड़ते हैं। वो 400 किलोमीटर दूर गए ही होते हैं एक पेट्रोल स्टेशन के पास कि सारी सिचुएशन बदल जाती। 1 बजे के पास लयान हमादा अपने जर्मनी में बैठे भाई समीर को कॉल करती है और बताती है कि वो लोग घिर चुके हैं और इजरायली आर्मी ने उन पर ओपन फायर किया है। और समीर जर्मनी से राम अल्लाह के PRCS के ऑफिस में लयान का नंबर देता है। वहां पर डिस्पैचर उमार अल काम लयान के नंबर पर कॉल करता है और जैसे ही लयान फोन उठाती है वो सीधा यही बोलती है कि हम पर गोली चलाई जा रही है, टैंक हमारे बहुत पास है। जब उमार उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग गाड़ी में ही हो, वो कहती है हाँ, और तभी बहुत तेज गोलियों की आवाज आती है और कॉल कट हो जाती है। الو مرحبا. ايوه بتدخل علينا. انت بابا جنبك. انتم متخبيين؟ بالسياره احنا زميلك بالبابا. انتم جوا السياره؟ बिल्कुल देर ना करते हुए उमार फिर से उसी नंबर पे कॉल करता है और 5 साल की हिंद रजाब फोन उठाते हैं। अब 2 डिस्पैचर्स PRCS सोसाइटी के, एक उमार अल काम और दूसरी राना फकी, अगले 3.5 घंटे तक हिंद के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। वो हिंद को थोड़ा बहलाने की कोशिश करते हैं ताकि इस मुश्किल समय में हिंद अपनी हिम्मत ना खोए और वो उसके साथ कांटेक्ट बनाए रखें ताकि उसकी सेफ्टी इंश्योर्ड रहे। वो तरह तरह की बातें करके हिंद को चेयर अप करने की कोशिश करते हैं, उसका मन बहलाने की कोशिश करते हैं और हिंद बार बार उनसे मदद की गुहार लगाती रहती है कि कोई आए, उसे यहाँ से ले जाए, उसे बचा दे। उसके अंकल, उसकी आंट और उसके 3 कज़न भाई बहन सब उसमें मर चुके होते हैं। वो अकेली बच्ची एक गाड़ी में आसपास टैंक्स की प्रेजेंस होते हुए उस गाड़ी के अंदर फंसी होती। हिंद अपनी कॉल में लगभग 5 बार मेंशन करती है कि टैंक्स उसके पास से गुजर के गए। पैरेलली PRCS सोसाइटी अरेंजमेंट कर रही होती है कि कोई एम्बुलेंस जाकर उनको वहां से रेस्क्यू कर ले। PRCS को कोगेट, कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन टेरिटरीज, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस की एक आर्म है, वहां से को परमिशन के रूप में एक रूट मिलता है जहां पर एम्बुलेंस भेजकर हिंद को वहां से रेस्क्यू किया जा सकता है। 2 पैरामेडिक्स यूसुफ ज़ैनो और अहमद अल मदून हिंद को रेस्क्यू करने के लिए एम्बुलेंस लेकर निकलते। 6 बजे तक लगभग जो डिस्पैचर्स हैं और साथ में हिंद की फैमिली, उसकी मदर हिंद के साथ कांटेक्ट में रहती है। पर अब शाम का वक्त हो रहा था और हिंद भी बीच बीच में लंबे समय के लिए चुप हो रही और 6 बजे के पास उनका कांटेक्ट परमानेंटली खत्म हो जाता। तो 2 हफ्ते बाद 10 फरवरी को जब इजरायली फोर्सेस के हटने के बाद डिफेंस क्रू और हिंद के अंकल, उसकी बची हुई फैमिली वहां पर गए तो जो उन्होंने देखा वो बहुत भयानक था। जिस गाड़ी में हिंद थी उस गाड़ी में लगभग 335 गोलियों के निशान। हिंद और बाकी फैमिली की बॉडीज इतनी डीकम्पोज हो चुकी थी कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि ये इनको गोली लगी कहाँ है। जो एम्बुलेंस हिंद को रेस्क्यू करने गई थी वो भी हिंद की गाड़ी से कुछ दूरी पर ही खड़ी थी
और उनके दोनों पैरामेडिक्स को मार दिया गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उनकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से उनके कोई टैंक्स वहां आसपास थे ही, पर अल जजीरा और वॉशिंगटन पोस्ट दोनों की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उससे पता चलता है कि वहां पर सैटेलाइट इमेजरी से टैंक्स की प्रेजेंस को देखा गया। साथ में जो पहली फोन कॉल लयान हमादा और डिस्पैचर ओमार अल काम के बीच हुई, उसमें भी जो गन शॉट्स की आवाज़ थी उनसे ये पता चलता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉट्स है ये किसी इजरायली वेपन से ही की जा सकती। हिंद की जो कॉल रिकॉर्डिंग्स PRCS के साथ हुई वो पूरी दुनिया में फेमस हुई और वो एक सिंबल बनी, जैसे कि एने फ्रैंक की डायरी दुनिया भर में सिंबल बनी थी कि जेनोसाइड, नफरत और इस वॉर का क्या नतीजा होता है लोगों पे। उसी तरह इजराइल पैलेस्टाइन इशू में वो रोल अब हिंद की कॉल रिकॉर्डिंग्स कर रही हैं। उन कॉल रिकॉर्डिंग्स में हम देख पाते हैं कि कैसे इनोसेंट जानों को कितना खतरा होता है ऐसी जंगों से जिनके वो कारण भी नहीं। ये लड़ाई अक्टूबर 7, 2023 से जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था तब से चलती आ रही है और 28,000 पैलेस्टीनियंस अब तक इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। हिंद की स्टोरी को लेकर अभी हाल ही में एक फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजाब भी बनी, जो सितंबर 7, 2025 में एक वेनिस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर भी की थी और इस फिल्म की दुनिया भर में काफ़ी तारीफ भी हो रही है। अभी ये ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब्स के लिए भी नॉमिनेट हुई। हिंद की स्टोरी हम सब के लिए एक तरह से एक लेसन है कि वॉर और नफरत कितनी ज़्यादा भयानक हो सकती है हर उस इनोसेंट ज़िंदगी के लिए जिसका इसकी इसेंशियली कुछ लेना देना था भी। कई सारे हम में से लोग वॉर को जब दूर से देखते हैं तो बस एक एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं। कुछ लोग हम में से मानते हैं कि वॉर कई चीज़ों का सल्यूशन लेके आ सकती है, वॉर डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, कई ऐसी चीज़ों की। जो भी लोग ये मानते हैं कि वॉर या इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से कोई बेटरमेंट हो रही है, कोई सल्यूशन निकल रहा है, वो लोग वॉर की भयानक सच्चाइयों से इग्नोरेंट हैं। हिंद की लाइफ और एने फ्रैंक जैसे विक्टिम्स जो इन सब चीज़ों के हैं, उनकी लाइफ इस बात का सबूत है कि ये नफरतों से, ये वॉर से सिर्फ और सिर्फ नुकसान में। अंत में मैं आपके आगे साहिर लुधियानवी जी की कविता जो जंग के ऊपर उन्होंने लिखी है वो रखना चाहूँगा, जो जंग से होने वाले जो ये नुकसान है उनका एक पर्सपेक्टिव आपके आगे रखा। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जलें कि औरों के जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का शोक जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानो, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रहे तो बेहतर है।